मैं नहीं जानता कि हम लोग कितना मिलेंगे, फिर भी एक कोशिश करता हूँ कि कुछ बात बने। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी। मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी में साइन करना तक नहीं जानता। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सच कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी अंग्रेजी में साइन तक नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं हिंदीवादी हूं। मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ के आया था, तो मैंने जब जेएनयू में एडमिशन लिया तो वहां देखकर मुझे, मैं पहला विद्यार्थी था जो संस्कृत मीडियम से आया जिसका एडमिशन हुआ था जेएनयू में। मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ता था, संस्कृत मीडियम से पढ़ता था, और मैंने 14 साल एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ाई की, क्लास 6 से लेकर आचार्य तक। अब मेरी दूसरी कल्पना कीजिए, मैं हिंदी भी नहीं जानता था, अंग्रेजी भी नहीं जानता था, और मैं संस्कृत जानता था जिसे जेएनयू नहीं जानता था। तो वहां जाने के लिए समस्या थी मेरी कि उसका फॉर्म अंग्रेजी में था। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को जुगाड़ किया, और उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, उन्होंने फॉर्म भर के डाल दिया, मैंने साइन कर दिया, बस इतना काम मेरा था। मैंने जेएनयू में हर सेमेस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन मेरा फोलियो दूसरे विद्यार्थियों ने भरा, मैंने सिर्फ साइन किया। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, ये मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी शिक्षा के लिए कह रहा हूं ये बात। हम जिस भाषा में पैदा हुए हैं, जिस भाषा में हम बड़े हुए हैं, उसके प्रति हमारे अंदर गौरव का भाव होना चाहिए। हिंदी वाले के अंदर तो हीनता का भाव होता है, और मुझे इसकी सख्त चिंता है। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको, जिससे कि आप समझ सकें चुनौती कितनी सीरियस है। 2 महीने हुए थे मुझे जेएनयू में एडमिशन लिया। सब लोग अंग्रेजी में ही बोलते थे, अंग्रेजी के अलावा कोई भाषण नहीं होता था। स्कूल ऑफ लैंग्वेज की जनरल बॉडी मीटिंग थी, और मैंने अपना नाम दिया, और मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि मुझे लास्ट में बुलवाओगे। वो मान गया। मसला क्या था ये नहीं बता रहा हूं आपको। मैं लास्ट में बोला, और मैं हिंदी में बोला। 8 मिनट मुझे मिले थे, और मैंने 8 मिनट हिंदी में बोला। और जानते हैं, बोलने के बाद मुझे 4 डिनर के ऑफर मिले। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो, तो टेस्ट तो मैं पास कर गया था। एक ऐसी जगह जहां लोग हिंदी बोलने में अपने को शर्म महसूस करते हैं। पास में है इसलिए सीखने की जरूरत है। मैं पहला व्यक्ति था जो कि मैंने चीख कर कहा मैं अंग्रेजी नहीं जानता, और मैं आज भी कहता हूं मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन मैं किसी भी अंग्रेजी के विद्वान से बात करने के लिए तैयार हूं। मेरे जो हिंदी में एमए में कोर्स थे, उसमें 80% कोर्स की सामग्री अंग्रेजी में हुआ करती थी। अब जान लीजिए इसे, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ के आया था, और हिंदी में उस सामग्री का कहीं कोई रेफरेंस मौजूद नहीं था। नामवर जी ने पूछा मुझसे कि बेटा पढ़ोगे कैसे? मैंने कहा कि सर मदद ले लूंगा किसी की। पढ़ना क्या है? और मेरे लिए बहुत चुनौती थी ये कि मैं अपना नंबर मेंटेन रखूं और अपनी इज्जत भी मेंटेन रखूं, क्योंकि मेरे बहुत मैं जिस सब्जेक्ट से पढ़ के आया था, सिद्धांत ज्योतिष विषय था वो, उसमें मैं टॉपर था। हिंदी में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, एक हजारीफा द्विवेदी थे, दूसरा नंबर मेरा था, जो ज्योतिषाचार्य करके हिंदी में आए थे, और मैं सेकंड में था। और मेरी मुसीबत ये थी कि जो मेरे टीचर थे उसमें से नामवर जी स्वयं हजारीफा द्विवेदी के शिष्य थे। तो इसको ना एक मिनिमम स्तर मेंटेन रखें अपना। तो मैं पहला जो आपसे सबक अपनी लाइफ का शेयर करना चाहता हूं ये कि हिंदी पढ़ने का मतलब हीनता बोध में जीना नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदी पढ़ते हैं, हम सब चाहते हैं बोलने में, हम सब चाहते हैं बोलने में कि हम हिंदी पढ़ाते हैं। नहीं, कोई सच्चाई की जरूरत नहीं, किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जितनी समस्या आपके सामने, उतनी समस्या
ब्रिटेन वालों के सामने भी है, उतनी समस्या जापान वालों के सामने भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी संकट में है, ध्यान रखिएगा आप इसे। अभी आपके जो प्राचार्य महोदय जिस इजराइल का जिक्र कर रहे थे, वहां इजराइल में हिब्रू भाषा इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप थी। जिन देशों में डिक्टेटरशिप रही है वहां भाषाओं को जबरदस्ती लोगों को पढ़ाया गया और शिक्षित किया गया। जान लीजिए, लोकतंत्र में भाषा को खड़ा करना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत जटिल काम है, क्योंकि परसुएशन की जरूरत होती है। आप क्या सोच रहे हैं कि ब्रिटेन में भागलपुर विश्वविद्यालय जैसे विद्यार्थी नहीं, वहां पे अंग्रेजी का डिक्लाइन नहीं, बहुत डिक्लाइन, बहुत परेशान है वालों। और अमेरिका में तो हालत यह है कि अगर तीसरी दुनिया के विद्यार्थी अमेरिका के विश्वविद्यालय में दाखिला लेना बंद कर दे तो विश्वविद्यालय बंद हो जाए, पढ़ने ही नहीं जाते। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में कॉलेज आज भी भरे हुए हैं, सारी तबाही के बावजूद। अमेरिका में तो ड्रॉप आउट रेट हाई है, 12वीं के बाद में कोई पढ़ने नहीं जाता यूनिवर्सिटी में। 80% से ज्यादा जो इनटेक है वो तीसरी दुनिया के देशों का है। ऐसा नहीं कि संकट में हम ही हैं खाली और वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं। 9/11 की घटना जब हुई अमेरिका में, जब वहां टावर उड़ाए गए, तो अमेरिका ने बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है हमारी एजुकेशन में, तो जो टावर उड़ाने वाले लोग थे वो कौन थे? अमेरिका के विश्वविद्यालयों से निकले हुए ग्रेजुएट थे। लोगों ने अध्ययन किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट के बाद में ये फाइंडिंग आई कि हमारी एजुकेशन इतनी कंजर्वेटिव है कि वहां से फंडामेंटलिस्ट ही पैदा होंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि हमें भारत से सीखना चाहिए। भारत इतना विशाल देश और इतना लिबरल एजुकेशन है कि वहां टेररिस्ट पैदा ही नहीं हो सकता एजुकेशन में। अब बायोडेटा उठाइए, भिंडरावाले का कहां पड़ा था वो, और आप बायोडेटा उठाइए अलकायदा के लोग कहां पड़े थे, आपको पता चलेगा। आप विकसित दुनिया के देशों में जो बहुत ही आदर्श देश है, जहां आदर्श विश्वविद्यालय बने, जहां पर अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा किए। हमारे डीएवी कॉलेज जिसका ये पार्ट है, आप कल्पना कीजिए लाहौर डीएवी कॉलेज की, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन्हें झूठा सच के लेखक यशपाल का लिखा हुआ सिंहावलोकन पढ़ना चाहिए। पता चलेगा कि डीएवी कॉलेज ने क्या पैदा किया, क्रांतिकारी पैदा किया। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव था लेकिन उसका बेटा क्रांतिकारी था। सोच सकते हैं हम, जहां वेद मंत्र पढ़े जाएं, वहां रोज हवन हो और वहां पर भगत सिंह पैदा हो, ये हिंदुस्तान नहीं संभव, ये हिंदुस्तान नहीं संभव। मैं चूंकि उस ट्रेडिशन को जानता हूं, मैं वहां से आया हूं, वो लोग जो नहीं जानते हैं वो उसकी ताकत भी नहीं जानते। इसे मैं जो पहली चीज कहना चाहता हूं ये कि भाषा जो है वो किताबों में नहीं जिंदा रहती, भाषा सरकारी खैरात पर जिंदा नहीं रहती। भाषा आम जीवन में और आम जीवन में भी शिक्षा के प्रयोग में जिंदा रहती है। आप कल्पना कीजिए इस देश की कि गजल सारा देश सुनता है, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो में गजल का प्रेमी नहीं है। आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सब जगह गजल प्रेमी मिलेंगे, लेकिन उर्दू कहीं नहीं मिलेगी। ओह, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि भाषा तो गायब है और गजल नहीं। मुझे भाषा भी चाहिए और गजल भी चाहिए, इसलिए मीडिया में लैंग्वेज देखकर बावरे होने की जरूरत नहीं है। जो मीडिया में भाषा दिखाई देती है कि हमारे इतने चैनल, ग्लोबल व्यूअर से, ग्लोबल रीडर से,
ये इल्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको भाषा की जो वास्तविकता है, वास्तव जमीन है, उसका अंदाजा नहीं लगेगा। भाषा कहां बचती है? भाषा बचती है तब जब आप पढ़ने जाते हैं, जब आप बीए करेंगे हिंदी से, जब आप एमए करेंगे हिंदी से, जब आप 12 में हिंदी लेंगे। अगर भाषा सिर्फ बोलने से बचती होती तो फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरी तो नौकरी वैसे ही लगती। लेकिन मुझे नौकरी लेने के लिए क्या करना पड़ा? हिंदी से एमए। तो भाषा बचाने का तरीका कौन सा है? सरकारी फायदा नहीं, मीडियम का कम्युनिकेशन नहीं। भाषा तब बचेगी जब भाषा को एकेडमिक लेवल पर, शिक्षा के स्तर पर हम स्वीकार करेंगे और पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। समस्या यह है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सिवाय अनुरोध और अनुनय और विनय के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके सामने संकट ज्यादा है, क्योंकि आपके हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषाएं जो कि तबाह हो रही हैं, आपको मालूम नहीं है। आप कल्पना कीजिए, विद्यापति, तुलसीदास, जिसकी कविता हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी किताबें हमारे कोर्स में हैं, इस विद्यापति और तुलसीदास को पढ़ाने के लिए, यानी अवधी और मैथिली के विभाग खोलने के लिए आप विज्ञापन दे दीजिए हिंदुस्तान व्यवस्था में, आपको जाते हैं 5 एप्लीकेंट नहीं मिलेंगे। संकट है। आप जानते हैं सबसे अच्छे उर्दू पैदा हुई हिंदुस्तान में, उर्दू पैदा हुई हिंदी भाषी क्षेत्र में, लेकिन उर्दू के सबसे बेहतरीन रिसाले और या पत्रिकाएं कहां मिलती हैं, कहां से छपती हैं? पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, कनाडा से और शिकागो से। चिंता की बात है मेरे लिए, ये मेरी भाषा थी, लेकिन इसकी किताबें मेरे यहां अच्छी नहीं छपती, इसकी पत्रिका मेरे यहां अच्छी नहीं छपती, और छपती कहां है? कनाडा से और शिकागो से। मिडिल ईस्ट, सारा मिडिल ईस्ट तेल के कुओं से भरा हुआ है, और दौलत ही दौलत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट में किसी भी देश में जाइए, आपको एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। अगर वहां के विद्यार्थियों को पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो कहां जाना होगा? अमेरिका। नहीं भाई, मुझे ऐसी दौलत भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी संस्कृति भी नहीं चाहिए जो मेरी भाषा मेरे देश से दूर ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाषा का संबंध विकास से है, वे विकास का मतलब सड़कें और दीवारें और बिल्डिंगें नहीं है। दुबई से अच्छा तो शहर नहीं बना सकते आप, शाहजहां से अच्छा तो शहर आप नहीं बना सकते। फिर अकड़ किस बात की है? आप कल्पना कीजिए किस संकट में आप। मैंने 28 साल तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, मैंने करीब से बंगाली समाज को देखा है। हिंदी समाज में तो मैं रहा हूं और मैं अभी भी हूं, तो उसकी तो मैं धड़कनों को जानता हूं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि बंगाली लड़के, यंग लड़के, वो बंगला में प्रेम पत्र लिखना नहीं जानते। अगर ये समस्या आ जाए कि बेटा एक लव लेटर लिखना होगा अपनी प्रेमिका को, तो वो बंगला में नहीं लिख सकता। आज संकट यह है, 70 साल के डेवलपमेंट के बाद बंगाल जो कि भाषा के प्रेम के लिए आदर्श माना जाता था, वहां अधिकतर बच्चे, 12 के बच्चे जो साइंस में 90% से ऊपर नंबर ला रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे बंगला में फेल हो रहे हैं। यूपी बोर्ड, वो तो और भी भयानक है। जानते हैं ये सरकारें, ये दलीय राजनीति, ये तमाम किस्म के स्लोगन्स, इसके बाहर चली गई ये प्रॉब्लम। मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है इसका, सिवाय इसके
कि मैं पढ़ूं, मैं हिंदी में लिखूं। मैं नहीं कह रहा हूं आप अंग्रेजी न जाने, आप अंग्रेजी जानिए, अच्छी से जानिए, अंग्रेजी से अच्छी किताब पढ़िए, लेकिन अपनी भाषा भी जाने और भाषा में लिखें। नंबर 1, भाषा की समृद्धि के लिए दूसरी चीज जरूरी है, अन्य की भाषा और कम से कम जो अल्पसंख्यक है भाषाभाषी, उनकी भाषा का सम्मान करना हम सीखें, उन्हें समानता की दृष्टि से देखना सीखें। आप जानते हैं बंगाल को क्यों संकट हो रहा है सारी जगह? कल तक बंगाल के साथ में उड़ीसा का संबंध था, उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था, लेकिन उड़ीसा जब अलग हुआ तो वहां गहरी हेट्रेड थी उड़िया लोगों में, सब बंगाली 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 बंगाली। अब आज स्थिति क्या है? अब बंगला कोई हाशिए पर, आसाम हिस्सा था, आज का स्थिति है सबसे ज्यादा प्रतिवाद और प्रतिरोध किसके प्रति है? बांग्ला भाषियों के प्रति। बहाना ये है वो बांग्लादेश से आए हैं, यहां से आए नहीं। आप भाषा को प्रभुत्व के औजार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप जान लीजिए लोग आपको इकारत की नजर से देखेंगे। दूर तो जा रहे झारखंड में जाइए, अब झारखंड जो कल तक हिस्सा था बिहार का, वो झारखंड जब बना तो आज झारखंड में हालत यह है कि झारखंड की भाषा हिंदी नहीं है, उनकी अपनी जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो है, और वहां रांची में 40% से ज्यादा बंगाली रहते हैं। मैंने तो ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी, मैंने ऐसे भाषा संबंधों की कल्पना नहीं की थी कि भाषा को हम एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी विद्वत्ता का प्रभुत्व जमाने के लिए, अपने राजनीतिक प्रभुत्व को जमाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, भाषा को प्रभुत्व का औजार नहीं होना चाहिए। भाषा कम्युनिकेशन का औजार है और कम्युनिकेशन का औजार होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए पहली शर्त है, मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं और आपका दिल जीतना चाहता हूं तो पहली शर्त है कि मैं आपको अपने बराबर खड़ा करके देखूं। मैं यहां से नहीं देखूं कि मैं अंग्रेजी भाषी हूं या हिंदी भाषी हूं और तुम मैथिल भाषी हो और भोजपुरी भाषी हो, तुम क्या जानते हो। नो, सभी भाषा और बोलियों के प्रति जब तक हमारे अंदर समानता बोध नहीं होगा, आप न तो अपनी भाषा बचा सकते हैं, न दूसरे की भाषा बचा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप श्रेष्ठता अर्जित करके हिंदी को बचा लेंगे, ये संभव नहीं है। मैं एक अनुभव शेयर करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं तुर्कमेनिस्तान गया था आज से 4-5 साल पहले। सोवियत संघ के विघटन के बाद में 25 साल थे, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में क्या परिवर्तन आया, उस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे की नोट एड्रेस देना था और मुझे हिंदी में बोलना था। शिक्षा मंत्री ने फोन करेगा तो मैंने कहा मैं हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं जानता, तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में बोलिएगा। अब वहां जब गया तो उसने कहा होगा राष्ट्रपति से, वो डिक्टेटर स्टेट। मैं पहुंचा जिस दिन, उसी रात को उन्होंने कहा कि साहब वो कल तो भाषण आपका अंग्रेजी में होगा। पागल हो गए, अंग्रेजी जानता ही नहीं, होगा कैसे? अच्छा, भाषण जो था मैं लिख के भेज चुका था, वो ट्रांसलेशन भी हो चुका था उनकी भाषाओं में, 5 और भाषाओं में। मैंने कहा मेरे लिए संभव ही नहीं है सर, कुछ भी कर दिया। तो राष्ट्रपति ने कहा कि अंग्रेजी, मैंने अपने जीवन में कभी अंग्रेजी बोली नहीं। मैंने 2 लोग जुगाड़ की, मैं जानता हूँ डिक्टेटर स्टेट की मतलब तरीके क्या होते हैं, क्योंकि मैं मंच पर नहीं होता तो नीचे होता जेल में। 2 लोग लगे रात भर, उन्होंने मेरा भाषण रोमन में लिखा, नहीं तो पढ़ ही नहीं सकता था, तो मेरा पूरा भाषण अंग्रेजी का रोमन में लिखा गया। अच्छा, मैं जब चलने को था यहाँ से तो मैंने पूछा भाई ड्रेस वेस भी बता दो, क्या होगा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप जो पैंट शर्ट ही पहन के आइए, शूट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत। वहां जाके पता चला रात को कि नहीं सर आपको तो इंडियन ड्रेस में होना होगा। इंडियन ड्रेस लाया नहीं यार, होगा कहां से? कुर्ता पजामा रात को पहनने के लिए लेके आया था और तब तो दिलता नहीं। जानते जिस कुर्ता पजामा पहन के मैं सोया था उसी पर प्रेस करके सोए में भाषण देने, कोई ऑप्शन नहीं। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय वेशभूषा में होंगे और राष्ट्रपति का कहना है भाई वो इम्प्लीमेंट होना है। मंत्री कह रहा है कि सर इसमें जरा सा इधर उधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कुछ भी।
आप समझिएगा, मेरे तनाव की कल्पना कीजिए आप। रात भर में किसी तरह जिन 2 लोगों को मैंने जुगाड़ किया था, दोस्तों को अपने को जो वहां थे, तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके फिर पढ़ा, मैंने उसका रिहर्सल किया। तो मैंने कभी बोला नहीं अंग्रेजी में, कहाँ कैसे बोलना है, कैसे क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें 35 देशों के पंडित लोग बुलाए हुए, जब मैं बोल चुका पूरा भाषण, तो राष्ट्रपति ने कहा बहुत अच्छा बोल गया और हमारे यहाँ पढ़ाने जरूर आइए। तो मैंने कहा जरूर आऊंगा। तो उन्होंने मुझे ऑफर भी किया 5 गुना तनख्वाह पे, जितनी मुझे यहाँ मिलती है। मैंने कहा तो मुझे वहां से राम राम करके निकलना था। तो मैं लौट आया यहाँ, तो चिट्ठी आई 21,000 की मेरे पास, उसमें बाकायदा रेफरेंस था उसका, और यहाँ मिनिस्ट्री ने भी क्लियर कर दिया कि हाँ आप चाहेंगे। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो बोले क्यों? अरे मैंने कहा आप वो हीरा ले तो नहीं जाऊंगा, एक बार जिगाऊं भूल से, दोबारा नहीं जाऊंगा। कोई भाषा को लेके इतना आतंक पैदा करे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, तुर्कमेनिस्तान ऐसा देश है जैसे कि कुवैत, सोवियत गणराज्यों में सबसे समृद्ध देश है वो, जहां तेल और गैस के बेशुमार हुए। भाषा के लिए जहां एक सामान्य सी समझ न हो। जब मैंने विद्यार्थियों से पूछा, वहां एक लड़का था जो मुझे शहर घुमा रहा था, मैं उससे कहा तुम मुझे, बोले कि सर कहाँ जाना है? तो शिक्षा सचिव भी थी महिला मेरे साथ में, तो उसने कहा कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी ले चलो। सर कोई देख रही था, मैंने सब्जी मंडी देखनी बहुत जरूरी है तुम्हारी, क्योंकि मैं राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा हुआ था, तो मुझे देखना था कि राहुल सांकृत्यायन ने जो जो चीज लिखी है वो चीज वहां मिलती भी है कि नहीं मिलती है। बहुत सारे मसाले जो हमारे यहाँ आए हैं तो उधर से ही आए। तो मैं गया बाजार, तो वो लड़का मेरे साथ था, तो जब वो फोटो खींचने का नंबर आया तो टोपी लगा ले, और जब फोटो नहीं खींचना हो तो टोपी उतार ले, मुस्लिम लड़का। तो मैं उससे कहा तेरी समस्या क्या है भाई, जब फोटो का नंबर आता है तो टोपी लगा लेता है। बोले कि सर जी अगर बिना टोपी के फोटो खींच गया ना तो रजिस्ट्रार एक्सपेल कर देगा। हमारे यहाँ, अरे हमारे प्रिंसिपल साहब के सामने बैठे रहते हैं लोग, अभी उठ कह रहे हैं कि भाई तो अंदर जा, तू खड़ा हो जा, लेकिन वो प्यार से, एक्सपेल नहीं होगा कोई। भाषा और संस्कृति और जीवन में अगर डिक्टेटरशिप है तो भाई रूस आदर्श है, चीन उससे भी ज्यादा आदर्श है। लोकतंत्र में भाषा की स्थिति और जो गैर लोकतांत्रिक समाज है उनमें भाषा की स्थिति, दोनों में फर्क है। इसे फर्क को हमें समझना चाहिए। आखिरी चीज, हम हिंदी कैसे बचाएं? मेरी चिंता हिंदी को लेके। आप ये तय मानिए कि अंग्रेजी की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि अंग्रेजी यहाँ बहुत खुशहाल है और बहुत समृद्ध हो रही है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में बहुत डिक्लाइन है, क्योंकि भाषा में जब एक भाषा में गिरावट आती है या उसका ह्रास शुरू होता है तो ये अन्य भाषाओं को भी प्रभावित करता है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर अवधि को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया और लिखना बंद कर दिया तो मानिए हिंदी को भी पढ़ना बंद कर देंगे कुछ देर बाद। और जब हिंदी को पढ़ना बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने लगेंगे लोग, नहीं, आपको गलतफहमी है। भाषाएं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होकर काम करती हैं और जिंदा रहती हैं। अगर हिंदी समृद्ध होगी, हिंदी लोग पढ़ेंगे और हिंदी को बोलेंगे लोग, तो आप तय मानिए अंग्रेजी भी समृद्ध हो। किसी भी भाषा को जानने के लिए सिर्फ एक भाषा को जानना जरूरी है। आप दुनिया की किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। मैं संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानता था, हिंदी तो मैंने जेएनयू आके पढ़ी। दूसरी बात यह है कि आप क्लास क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? क्यों आते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए? कुछ लोगों के लिए हो सकता है नौकरी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टाइम पास, कि शादी होनी है, एमए तक तो पढ़ लूं। अगर आपने
आपने भाषा को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए अपने लक्ष्य उपयोगितावादी तय किए हैं, तो आप तय मानिए आपने बहुत छोटे और बहुत खराब लक्ष्य तय किए। भाषा को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं पढ़ते कि हम हिंदी ऑफिसर बन जाएंगे, हिंदी के प्रोफेसर बन जाएंगे, हम हिंदी के लेखक बन जाएंगे। नहीं, आप जब पढ़ने आते हैं तो पढ़ने का लक्ष्य होता है कि ये जो सामने शिक्षक बैठा है, जो कि हमसे ज्यादा जानता है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसके बराबर जाने। शिक्षा का मकसद है ज्ञान के बीच में जो असमानता है शिक्षक और छात्र के बीच में, उस असमानता को खत्म किया जाए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य बदल देंगे, आप तय मानिए नौकरी और दूसरी चीजें तो ब्याज में वैसे ही मिल जाएंगी। हमने क्या किया कि हमने बहुत खराब लक्ष्य चुने। हमने लक्ष्य क्या चुने? हमें अधिक से अधिक हिंदी ऑफिसर बनना है। हमने लक्ष्य क्या चुने? अधिक से अधिक लेक्चरर बनना है। ये लक्ष्य नहीं होने चाहिए हमारी शिक्षा के, और भाषा की शिक्षा के तो एकदम नहीं होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि सबसे अच्छी शिक्षा वह है और सबसे अच्छा भाषा का अध्ययन वह है जो कि गैर प्रयोजन मूलक हो। कोर्स में रामचंद्र शुक्ल तो आपने पढ़ लिया, इतिहास तो कौन सा महान कार्य कर लिया। कोर्स की किताबें पढ़ ली हो तो कौन सी बड़ी चीज कर ली। अभी जानते संकट क्या है? अभी तो कोर्स की किताब ही नहीं पढ़ते, सिर्फ नोट से काम चलाते हैं। ऑनर्स करने के बाद में अगर मेरा विद्यार्थी मुझे मिले और वो ये कहे कि मैंने सर प्रेमचंद की किताब लाइब्रेरी में हाथ लगाकर नहीं देखी, मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती। आप इंसिस्ट कीजिए कि आप किताब को स्पर्श करेंगे, देखेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे, फाड़ेंगे, फेंकेंगे, लेकिन किताब देखेंगे। मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। आप इंसिस्ट कीजिए अपने शिक्षक को, वो आपको नोट्स ना लिखा है। आप शिक्षक को नहीं, आप प्रिंसिपल को इंसिस्ट कीजिए कि पढ़ाई हो किताबों के जरिए, नोट्स के जरिए नहीं। किताब बचेगी तो आप बचेंगे, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। हमने एक ऐसा घेटो समाज बनाया है शिक्षा के नाम पर, जिसमें कि किसी भी किस्म के विकास की संभावनाएं नहीं है। एमए के विद्यार्थी, मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं, मेरे लिए हॉरर की तरह लगता है। मैं इंटरव्यू लेने जाना बंद कर दिया डर की वजह से। 80% नंबर, 75% नंबर, लेकिन किताब नहीं देखी प्रेमचंद। इसलिए मैं आपसे ये हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, आप चाहे बीए तक पढ़े, चाहे एमए तक पढ़े, चाहे जिस कक्षा तक पढ़े, किताब छूकर देखें। जो अगर मैत्री क्षणगुप्त कोर्स में है तो जाके देखें मैत्री क्षणगुप्त की किताब कैसी थी। चाहे उनकी कोर्स में 4 ही कविताएं हैं, लेकिन किताब स्पर्श करके देखिए, उसकी गंध महसूस करके देखिए। किताब की गंध आपने जब तक नहीं ली, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। हमने एक ऐसा समाज बनाया है कि विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकल जाता है, एकदम गट्ठर भर के निकलते हैं विद्यार्थी, और उनके पास में एकदम बुद्धि नहीं होती। क्यों? उनके पास किताब नहीं होती। आप भाषा को डिग्रियों से नहीं बचा सकते। फेल होना सीखें, एक किताब पढ़ें। मैं फेल हुआ हूं क्लास 11 में, जानते हैं, जिसमें संस्कृत की परीक्षाओं में कोई फेल नहीं होता था। उत्तर मध्यमा के प्रथम वर्ष में जो 11 कहलाता है, उसमें मैं फेल हो गया 2 विषय में, और सिर्फ इस जिद की वजह से कि मैं रट के परीक्षा नहीं दूंगा। क्योंकि संस्कृत में रट के परीक्षा दी जाती है, वहां कोई मौलिकता के लिए कोई जगह नहीं। मेरे सारे शिक्षक, और वहां खूब नकल भी होती है, मैं नकल नहीं करता था, लेकिन मैं 2 विषय में फेल हुआ। मेरे शिक्षक परेशान थे, तुम 2 विषय में फेल कैसे हुए? सर क्या बताऊं, मैंने तय किया था कि जो किताब में लिखा रहता है उसको अपनी संस्कृत में लिखूंगा, क्योंकि संस्कृत में उत्तर देना होता है। अद्भुत है ये तो। मैंने कहा सर अब तो चाहे जितनी बार फेल हूं, लेकिन मैं ये पैटर्न बदलूंगा, और मैंने शेष तक नहीं बदला। मेरे जो साथ के विद्यार्थी थे वो वहीं रहे जहां छोड़ के आया था उन्हें। रट्टू पढ़ाई कहीं नहीं ले जाती, जान लीजिए आप। एकदम बंद डिब्बे होंगे, घेटों की तरह होंगे, और आपको कोई भी, जो घेटों में होंगे, जो बंद दिमाग होगा, उस बंद दिमाग का कोई भी बंद दिमाग का आदमी आपका दुरुपयोग कर सकता है।
दिमाग खुला हो, शिक्षा का अर्थ है दिमाग खुला हो और आप निडर हो। डरते हुए लोग हैं जिनका घेटों में दिमाग होता है, बंद दिमाग होता है। मेरे लिए भाषा वही बहुत उन्माद पैदा करती है, मेरे अंदर इच्छाएं पैदा करती है, घेटो नहीं बनाती मुझे किसी चीज से परेशानी नहीं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन मुझे नॉनवेज वालों से कोई परेशानी नहीं है। मैं नॉनवेज वालों के साथ बैठ के खाता हूं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैंने कभी दारू नहीं पी, लेकिन मुझे दारू वालों से कोई परेशानी नहीं है। मैं आराम से पी रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं, मैं अपने कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? भाषा को बचाने के लिए अन्य का, आदर्श का सम्मान करना, उसकी संस्कृति का सम्मान करना पहली और अंतिम शर्त है। हमने कैसा दिमाग बनाया पढ़ाई लिखाई करके? हमारे अन्य के लिए तो कोई जगह ही नहीं होती, अन्य के बारे में हम सोचते ही नहीं है। भाषा तो बचेगी तब जब अन्य बचेगा। आपस में सर्वे करके देखिए क्लास में कभी कि आपकी मातृभाषा क्या थी और आपकी पढ़ाई लिखाई की भाषा क्या है। यहां जो लड़कियां बैठी हैं और लड़के बैठे हैं, लड़कों से पूछूंगा अपने परबावा का नाम बताओ जरा, बताए लड़के परबावा का नाम बताए अपने का, अगर जानते हो। ग्रैंडफादर के फादर, 1 2 3 4, यस। अच्छा लड़कियां अपनी नानी की मां का नाम, अभी देखिए अभी आपको एक बहुत अजीब सा अंतर दिखाई देगा। कितनी सीधी लड़कियां बेचारी नानी की मां का नाम नहीं जानती, नानी का भी पता नहीं। समझ नहीं? प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। मैं जो जिस चीज की तरफ आपका इशारा कर रहा हूं, हालत यह है कि हम पढ़ लिख कर इतने बड़े हुए हैं कि हमारे पास में अपने परिवार का भी हिसाब किताब नहीं है। देश तो छोड़ दीजिए, भाषा छोड़ दीजिए। आप भाषा बचाने के लिए जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ है आप सबको जाने और स्पर्श करके देखें, महसूस करें उसे। कैसे करेंगे इसे? आधुनिक काल का नियम है कि आपको हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। बनी बनाई कोई चीज, वंशानुगत कोई चीज नहीं मिलती। मेरे पिता बहुत पढ़े पंडित थे, लेकिन उससे मेरे क्या आएगा जाएगा। अगर मुझे पंडित बनना है तो मुझे पढ़ना होगा और मुझे अर्जित करना होगा, प्रूव करना होगा मैं विद्वान हूं। आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अर्जित करना होगा। अर्जित करने के लिए एक ही शर्त है, एक ही छोटी सी चीज है जिसे आप दिमाग में रखें। वो जो गूगल में है ना सर्च, हिंदी में भी उसे कहते हैं खोज। खोज के एलिमेंट को अपने माइंड में रखें तो आप भी खुश, हम भी खुश। बहुत बहुत शुक्रिया।